तो आज हम लोग रसायन शास्त्र में जो कि सब परमाणु की संरचना स्टार्ट किए हैं उसका आज तुमको सेकंड क्लास है, सेकंड लेक्चर है तुम्हारा। तो आज पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि परमाणु तीन मौलिक कणों से मिलकर बनता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से उसकी खोज कैसे हुई, तो उसके द्रव्यमान और आवेश का मान क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि परमाणु के मॉडल कैसे होते हैं, परमाणु में ये जो तीनों कण हैं ये किस प्रकार स्थित होते हैं। परमाणु के संदर्भ में जो बहुत पहले का जो मॉडल था, जो कि डाल्टन के द्वारा दिया गया था, जिसमें यह कहना था कि परमाणु सबसे छोटे कण होते हैं, उसको और छोटा नहीं किया जा सकता, अविभाज्य हैं। लेकिन बाद में जब है पाया गया कि परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सबों से मिलकर बने होते हैं, तो यह भी पता चली। तो यह पता चल करने का कोशिश लोगों के द्वारा किया जाने लगा, या उन्होंने बनाया मॉडल कि परमाणु में ये सब कण जो हैं, मौलिक जो तीन कण हैं, ये किस प्रकार स्थित होते हैं, कहाँ रहते हैं। तो पहले जो कि 1900 के आसपास, 1900 ईस्वी के आसपास के समय में, जो कि सिर्फ परमाणु में दो ही कण के बारे में पता था लोगों को, कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो कण होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित और प्रोटॉन धनावेशित कण होते हैं। तो उसके आधार पर जो जे थॉमसन, जिन्हें इलेक्ट्रॉन के खोज का श्रेय भी दिया गया है, उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम लोग थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं, जिसे हम लोग थॉमसन का परमाणु मॉडल कह सकते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने बताने का कोशिश किया कि परमाणु में ये जो कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये कहाँ स्थित होते हैं। तो उन्होंने कुछ इस तरह का मॉडल दिया। परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर के क्रम में होता है, के क्रम में होता है। इसमें द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित होता है, एक समान रूप से उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार वितरित होता है, ठीक उसी प्रकार वितरित होता है जैसे कि तरबूज में इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज की तरह धन आवेशित कणों के बीच स्थित होते हैं। धन आवेशित कणों के बीच स्थित होता है। तो इसमें जो है एक बात का ध्यान रखा गया कि ये किस तरह का बात किया गया, जैसे कि यहाँ पर है तुमको जैसे तरबूज टाइप का ये स्फेरिकल हो गया, और इसमें क्या होगा, तुमको बीच में क्या रहेगा, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन रहेगा बीच में से, और सब जगह कौन चीज़ से बना हुआ है ये। तो इसमें जो है कि धन आवेशित सब जगह रहेगा, धन आवेशित ये सब हो गया मटेरियल, और ये तुमको बीच में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, धन आवेशित जो कि सब सारा मटेरियल क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, धन आवेशित सब रहेगा, ये धन आवेशित हो गया, और बीच में इलेक्ट्रॉन इस ढंग से रहेंगे, और एक समान रूप से सब जगह वितरित होंगे। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इसमें स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन को सब तरफ से इनका सोचना था थॉमसन का कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो सब तरफ से धन आवेशित कण सब इसको एक तरफ से खींच रहे होंगे। इस प्रकार यह अपना संतुलन क्या रहेगा, बनाए रखेगा। इस प्रकार यह अपना संतुलन बनाए रखेगा, और इस तरह से ये मॉडल क्या होना चाहिए, ऐसा परमाणु का मॉडल होना चाहिए। तो थॉमसन का ये परमाणु मॉडल दिया गया।
थॉमसन ने इस परमाणु को मॉडल के आधार पर उस पर बल के आधार पर देखा कि स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण ये सब स्थिर रह सकते हैं, और इस प्रकार उन्होंने इस तरह के मॉडल की कल्पना की और उन्होंने कहा कि परमाणु में जो है परमाणु का मॉडल ठीक तरबूज की तरह है, जिसमें कि सभी जो है सभी जगह द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित हैं, और सब जगह जैसे कि जो कि लाल वाला भाग होता है जो कि धनावेशित से बना हुआ है जिस प्रकार तरबूज में है, और बीच बीच में जो बीज होते हैं वो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की तरह होंगे। और इस तरह से उन्होंने एक मॉडल की दिया जिसे हम लोग उन्होंने जो है एक्चुअली प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको कहते हैं। प्लम जो कि एक बेर की तरह का एक फल होता है जो कि इंग्लैंड वगैरह में पाया जाता है, यूके में, तो उसी के आधार पर इन्होंने इसके मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। थॉमसन इनफैक्ट जो है ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं, अंग्रेज जिसको कहते हो। तो इस प्रकार से इनका मॉडल आया, तो इन्होंने कहा कि एक समान रूप से सब जगह वितरित है और बीच बीच में क्या रहते हैं, सब जगह धनावेशित हैं, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन जैसे कि तरबूज में बीज होते हैं उसी तरह स्थित होते हैं। तो यह मॉडल तो सब लोगों ने माना, सब जगह एक स्थिर आकर्षण बल है जिसके कारण सब अपना अस्थायित्व क्या रहेंगे, प्लस माइनस सब अपना अस्थायित्व बनाए रखेंगे, और इस प्रकार मॉडल देखने में एक लगा कि ठीक ही होगा। तो इसको जो है आगे के समय में रदरफोर्ड ने इसको एक प्रायोगिक प्रयोग के द्वारा देखने का कोशिश किया कि मॉडल कैसा होता है, एटम का मॉडल कैसा होता है। उसको भी अपेक्षा थी लोगों को कि मतलब कि परमाणु का यह मॉडल क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो एक प्रयोग के द्वारा इसको प्रूव करने का रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया, उसकी चर्चा करते हैं, तुम लोग इसको नोट कर सकते हो। रदरफोर्ड का प्रयोग की चर्चा करते हैं। तो रदरफोर्ड का जाहिर है कि काफ़ी फेमस प्रयोग है जो कि तुम लोग क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, क्लास 11 में भी दिया हुआ है, तो इसमें कुछ और डिटेल में होगा। क्लास 9 में देखो कितना पढ़ा है। तो थॉमसन का जो कि रदरफोर्ड का प्रयोग है, थॉमसन का जो मॉडल था उसको वेरीफाई करने के लिए रदरफोर्ड ने उसको साबित करने के लिए रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया जिसे हम लोग कहते हैं अल्फा कण का प्रयोग। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा कण का मतलब कि एक बहुत ही पतले सोने के पत्थर पर, बहुत ही पतला, लगभग 10⁻⁷ मीटर के क्रम में उसकी मोटाई थी। रदरफोर्ड ने पतले सोने के पत्थर पर धन आवेशित अल्फा कण से प्रहार किया तथा ZnS जिंक सल्फाइड के पर्दे पर उत्पन्न स्फुरदीप्ति के द्वारा यह पाया कि इसको नंबर वाइज करते हैं। पहला, अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण सोने के पत्थर से बिना विचलित हुए गुजर जाते हैं, बिना विचलित
बिना विचलन के गुजर जाते हैं, बिना विचलन के गुजर जाते हैं। नंबर 2, कुछ अल्फा कण छोटे कोण से विचलित होते हैं, छोटे कोण से विचलित होते हैं, छोटे कोण से विचलित होते हैं। नंबर 3, 20,000 में एक अल्फा कण बिना अल्फा कण पीछे लौट जाते हैं, पीछे लौट जाते हैं, पीछे लौट जाते हैं। तो इसको कुछ ऐसे कहा जा सकता है कि अल्फा कण किस तरह से ये हो रहा है। देखो, अल्फा कण जो जाते हैं, बहुत से अधिकांश अल्फा कण तो बिना विचलित हुए चले गए, और कुछ अल्फा कण होते हैं जो कि छोटे कोण से क्या जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, और कुछ अल्फा कण जो इस तरह से जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, ये पीछे लौट करके इधर से गए तो इधर लौट के चले आए, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये अल्फा कण हो गए। तो इस प्रकार से क्या होगा, तुम्हें कुछ अल्फा कण यहाँ से मतलब विचलित होकर इधर घूम गए। तो इस तरह से 3 तरह के उन्होंने प्रयोग पाए। तो इसके आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है, एक बात तो इतना लगभग निष्कर्ष स्पष्ट है कि अगर परमाणु में जो थॉमसन के आधार पर जो परमाणु अगर एक समान द्रव्यमान से सब जगह वितरित होता, तो परमाणु में यह 3 तरह के जो है ऑब्जर्वेशन नहीं दिखाई पड़ते। पहला ये था कि अगर परमाणु की बनावट बिल्कुल संरचना सब जगह एक समान होती, तो यह जो 3 तरह के जो कि हो गया, बिना विचलित होना, कोई छोटे कोण से विचलित होना, और कुछ को अल्फा कण को पीछे लौट जाना, जो कि 20,000 में एक ही है। तो ये जो 3 ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं, तो यह बताता है, यह कहीं न कहीं संकेत करता है कि परमाणु के अंदर में सब कुछ क्या नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है। तो अब इसका मतलब यह भी निष्कर्ष निकला कि थॉमसन ने जो कि तरबूज का जो परमाणु मॉडल के बारे में जो कल्पना की थी कि परमाणु में इस तरह से होना चाहिए, वो मॉडल गलत प्रतीत होता है। यह इसके आधार पर क्या कहा जाए कि थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है, गलत है। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल गलत है, तो अब इस जो प्रयोग के आधार पर, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला जाए, कैसा होता होगा परमाणु का, परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब कैसे स्थित रहते हैं, इसको कैसे मॉडल बनाया जा सकता है। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कैसा होगा, इसको देखते हैं। तो पहले इसको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। थॉमसन ने अपने प्रयोग में थॉमसन ने कहा था कि वह किस तरह से होता है, परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब तरबूज की तरह होते हैं, जिसमें कि पूरा जो बना उसका बना हुआ रहता है वह धनावेशित कणों से बना होता है, और उसके बीच बीच में बीज की तरह कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको साबित करने के लिए रदरफोर्ड ने अल्फा कण का स्कैटरिंग का प्रयोग किया, प्रकीर्णन का प्रयोग किया। उन्होंने सोना के पत्थर पर क्या किया, एक तरफ से आघात कराया तो अल्फा कण जो कि दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन जेडेनस के पर्दा पर जब पड़ता है तो दिखाई पड़ता है। तो वह जो चमक उत्पन्न करता है उसके आधार पर वह देखा कि कैसे कैसे अल्फा कण मुड़ रहा है। तो सोने के पत्थर से जब पास कराया तो देखा कि अल्फा कण किस किस तरह से जा रहा है, जहां पे चमक उत्पन्न होता था उससे पता चल जाता था उसको कि कहां पे अल्फा कण जा रहा है। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला काफी प्रयोग के बाद कि अल्फा कण के 3 तरह के मतलब दिखाई पड़ रहे हैं, 3 तरह की स्थितियां हो रही है। अधिकांश अल्फा कण, मोस्टली अल्फा कण क्या जाते हैं, बिना विचलित इस प्रकार गुजरा जैसे कि परमाणु के अंदर पूरा खाली जगह है। दूसरा हो रहा था कि कुछ अल्फा कण इस तरह विचलित हो रहा था जैसे केंद्र से दूर की ओर भाग रहा हो, तो ये एक ऑब्जर्वेशन था। तीसरा था कि बहुत कम 20,000 में करीब एक अल्फा कण कहां पर होते थे, अल्फा कण पीछे मुड़ जाते थे, जो पीछे की दिशा में लौट जाते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने तीनों के निष्कर्ष पर यह निकला, इस तीनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि परमाणु के अंदर सब कुछ यूनिफॉर्म नहीं है। परमाणु के अंदर यूनिफॉर्म होते तो ये 3 तरह के ऑब्जर्वेशन नहीं दिखाई पड़ते। तो रदरफोर्ड का क्या परमाणु का मॉडल बनाया जाए इन ऑब्जर्वेशन के आधार पर, तो इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर परमाणु का मॉडल बनाते हैं, देखते हैं ये अल्फा किरण प्रयोग के आधार पर क्या मॉडल बनता है। तो ये अल्फा कण का तीन तरह का प्रयोग हुआ, तुमको लिख लो इसको,
और इसके आधार पर देखते हैं कि किस तरह का मॉडल की कल्पना की जा सकती है कि परमाणु कैसा होता होगा। परमाणु के मॉडल किस प्रकार के होंगे? तो ये होंगे तुम्हारे परमाणु के मॉडल इस तरह के होंगे जैसा कि तुमको देखा जा सकता है। तो परमाणु के मॉडल कुछ इस तरह से होंगे, जैसे रदरफोर्ड के आधार पर। रदरफोर्ड का प्रयोग तो हो गया तुम्हारा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इस अल्फा किरण प्रयोग के आधार पर ये क्या क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पहला, परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। ये क्यों निष्कर्ष निकलेगा? परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, भाग खाली होता है। ऐसा क्यों निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ऐसा निष्कर्ष इसलिए निकाला जा सकता है कि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए पास कर जाते थे सोने के पत्थर से, इसीलिए। दूसरा, अल्फा कण के विचलन से, धन आवेशित अल्फा कण के विचलन से, धन आवेशित अल्फा कण के विचलन से, धन आवेशित अल्फा कण के विचलन से यह निष्कर्ष निकलता है, यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के केंद्र पर धन आवेश है, केंद्र पर धन आवेश है, परमाणु केंद्र पर धन आवेश है। ऐसा इसलिए लग रहा था निष्कर्ष। अच्छा, एक निष्कर्ष और निकल के उसका चित्र बनाते हैं। तीसरा निष्कर्ष ये निकल सकता है कि परमाणु का सारा द्रव्यमान, अधिकांश खाली है तो कहाँ है? परमाणु का सारा द्रव्यमान, परमाणु का सारा द्रव्यमान, परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान, परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान केंद्र में स्थित है, केंद्र में स्थित है, जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। इसमें धन आवेशित प्रोटॉन स्थित हैं, इसमें धन आवेशित, या धन आवेश होना चाहिए तो धन आवेशित जो कण है वो उसमें होगा। इसमें धन आवेशित प्रोटॉन स्थित है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं, स्थित हैं। तो सारा द्रव्यमान वही है, तो जाहिर द्रव्यमान तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ज़्यादा होता है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का ज़्यादा होता है, तो वो सारे कहाँ हैं? केंद्र पर होंगे। और इलेक्ट्रॉन की जहाँ तक बात है, इलेक्ट्रॉन के बारे में ये कहा गया, चौथा निष्कर्ष ये है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये इस किस तरह की है चीज़? जैसे कि सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? सब ग्रह लगाते हैं। तो उसी तरह इसकी कल्पना लगभग ये जो परमाणु का मॉडल है ये कुछ बिल्कुल तुल्य है उसी के, जैसे कि परमाणु के मॉडल के आधार पर ये कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, ऐसा क्यों निष्कर्ष निकाला गया ये पहले देख लें। ये कहा गया कि परमाणु के केंद्र पर एक नाभिक होगा, नाभिक यहाँ है जिसमें कि धन आवेश होगा, जिससे कि यहाँ पर अधिकांश खाली होगा तो अल्फा कण यहाँ ऐसे ही पास कर जाएंगे।
और ये जो तुमको धन आवेशित इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो विचलित होता है तो जैसे जैसे जाता है तो ये विचलित होकर इधर मुड़ जाता है। तो ये इस प्रकार से अल्फा कण धनावेशित है तो ये विचलित होकर के क्या होता है, धनावेश को विकर्षित किया हुआ, इसलिए ये ऊपर की ओर मुड़ा। इससे निष्कर्ष निकलता है कि केंद्र पर कैसा होगा, ये धनावेशित होगा। और इधर भी देख रहे हैं, और बीच से जो जाते होंगे ये कण क्या हो जाते हैं, ये किरण कुछ दूर से जाकर के लौट जाते हैं। इस प्रकार से ये सारी बातों के आधार पर ये कहा गया। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं कक्षा में। इस प्रकार से परमाणु का एक मॉडल बन गया कि इस तरह से होना चाहिए। और यह उसी तरह का मॉडल है जैसे कि सूर्य तुम्हारा, जैसे कि नाभिक में कौन हो गया, यहाँ जो नाभिक धन आवेशित नाभिक है तुमको, जिसको नाभिक कह रहे हैं, ये नाभिक का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में, 10⁻⁻15 मीटर के आकार में। और परमाणु का आकार कितना था, परमाणु कितना था, 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में। तो यह तुमको कहा गया है, तुमको ये कल्पना की बहुत छोटा होता है। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत छोटा है, करीब 10,000 गुना से मतलब कि लाख गुना कम, करीब 1,00,000वां भाग। तो जैसे तुम्हारे किताब में एक तुलना करके कहा गया कि 5 किलोमीटर अगर परमाणु की त्रिज्या मानी जाए, 5 किलोमीटर परमाणु की त्रिज्या मानी जाए तो उसमें जो है तुमको नाभिक का आकार लगभग क्रिकेट के एक गेंद के बराबर होगा। तो इतना छोटा होता है नाभिक। और नाभिक में ही क्या माना जाते हैं, कौन कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कण है वो रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसकी चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये उसी तरह की कल्पना है जैसे कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, यह उसी तरह की कल्पना की गई है। तो बात रहा कि ग्रह की जिस प्रकार चक्कर लगाते हैं इसी तरह के की कल्पना की गई है किसके संदर्भ में, कि जैसे कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, सिर्फ ठीक हमारा जो सौरमंडल का जो है आकार, सौरमंडल की व्यवस्था जिस प्रकार है उसी प्रकार से ग्रह के बजाय इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर विभिन्न कक्षा में क्या करते हैं, में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, धन आवेशित नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और चक्कर, तो एक बात ये हो सकता है कि चक्कर मतलब कि लगाना क्या जरूरी है, वहाँ इलेक्ट्रॉन स्थित रह सकता है। तो जाहिर है कि जैसे कि घूमते हैं तो इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तभी वह अपना स्थायित्व बनाए रख पाएगा, नहीं तो आकर्षण बल जो होगा धन आवेश का, यहाँ पर जैसे धन आवेश तुमको लग रहा है ना, यहाँ पर जो धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो अगर ये घूमेगा नहीं तो ये क्या करे, अपना स्थायित्व बना नहीं पाएगा, तब ये किसमें चमा जाएगा, ये धन आवेशित जो प्रोटॉन है, नाभिक है, वह उसको अपनी ओर खींच लेगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना पड़ेगा, घुमाना ही पड़ेगा, वह स्थिर नहीं रह सकता। स्थिर रहेगा तो क्या होगा, जैसे कि तुमको यहां पर भी है, अगर कोई ग्रह स्थिर हो जाएगा तो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह उसको अपनी ओर खींच लेगा। इसलिए वह अपनी वृत्ताकार कक्षा में अगर वह अपनी कक्षा से में रुक जाता है तो वह ग्रह अपना स्थायित्व खत्म हो जाएगा उसका। तो उसी तरह से यहाँ भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को भी उसमें कक्षा में घूमना है, नहीं तो वह अपनी स्थायित्व क्या कर देगा, समाप्त हो जाएगी उसके। तो ये तो हुआ रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसमें कि क्या होगा तुम्हारा कि इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और प्रोटॉन कहाँ स्थित रहते हैं, नाभिक के केंद्र पर, नाभिक में रहते हैं, और नाभिक के परमाणु के केंद्र में स्थित है, जिसका आकार लगभग 10, नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर और परमाणु का आकार लगभग 10⁻10 मीटर होता है। तो इसके आधार पर यह सब निष्कर्ष निकाला गया कि नाभिक धनावेशित है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कण है वो रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन क्या है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यही तुमको परमाणु मॉडल किसके द्वारा दिया गया, रदरफोर्ड के द्वारा निष्कर्ष निकाला गया। तो क्या अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का तो निष्कर्ष तुमने देख लिया, अब इसमें क्या है तो और निष्कर्ष क्यों निकला ये भी तुमने देखा कि अधिकांश भाग उसका क्या है, खाली है, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण क्या हो जाते हैं, बिना विचलित हो जाते हैं। कुछ वो अपने केंद्र से दूर की ओर भागते हैं, जिससे कि पता चलता है केंद्र पर धनावेशित है, केंद्र धनावेशित है, और कुछ 20,000 में एक अल्फा कण अपनी पूर्व दिशा में लौट जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि नाभिक पर धनावेशित है, जिससे कोई विकर्षण के कारण वह उसको कुछ देर तो जाकर के रोक देता है, उससे ज़्यादा नज़दीक तक वह नहीं जा पाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर पाए, ये तुमको एक परमाणु का मॉडल बनाए, जो कि थॉमसन के मॉडल से अलग है, और जो कि थॉमसन का मॉडल जो इसलिए क्या हो गया, गलत साबित हो गया। इस रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर जो निष्कर्ष निकला, जिसमें उन्होंने कहा था कि सब जगह एक समान द्रव्यमान होता है, जबकि इन्होंने कहा कि नहीं, समान सिर्फ द्रव्यमान कहाँ पर रहता है, अधिकांश द्रव्यमान केंद्र पर है, बाकी जो नाभिक बहुत छोटे भाग में होता है, बाकी सब चीज खाली होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इस तरह का मॉडल बना। तो क्या यह मॉडल क्या कहते हैं, इसमें क्या कुछ त्रुटियां हैं, रदरफोर्ड के परमाणु के मॉडल के दोष भी देख लेते हैं हम लोग इस लेक्चर में।
रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष। इसमें क्या दोष हो सकते हैं? रदरफोर्ड का अभी तो परमाणु मॉडल बनाया कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है, नाभिक धनावेशित नाभिक के चारों ओर। तो एक इसमें जो कि एक समस्या जो कि रदरफोर्ड के परमाणु के जो मॉडल बनाए गए बने जो ये थे, उसमें एक पहले से ही जब बनाया गया उसी समय से एक इसके बारे में ऑब्जेक्शन किया जाता रहा, जो कि ये 1900 के आसपास का 1905 से लेकर 1907 इस सब के बीच में बना हुआ ये मॉडल है परमाणु का। और उसके बहुत पहले करीब 1870 के 60 से 70 के दशक में ही एक बहुत ही मतलब वैज्ञानिक थे मैक्सवेल, जिन्होंने यह कहा था कि मैक्सवेल के आधार पर यह कहा गया था कि मैक्सवेल ने कहा था कि कोई भी अगर त्वरित कण है जिसमें त्वरण है और आवेशित हो तो वह विद्युत चुम्बकीय तरंग छोड़ता है, मतलब विकिरण उत्सर्जित करता है। और विकिरण अगर कोई उत्सर्जित करेगा तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होते जाएगी। तो कोई आवेशित और त्वरित कण, आवेशित भी होना चाहिए और त्वरित, इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ ये दोनों गुण हैं। इलेक्ट्रॉन अगर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार तो इसकी गति, इसकी दिशा तो बदल रही है हमेशा, गति की वेग का दिशा हमेशा क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो वेग का दिशा बदल रहा है तो इसके पास त्वरण है, तो इलेक्ट्रॉन के पास त्वरण भी है और इलेक्ट्रॉन के पास आवेश भी है। इलेक्ट्रॉन के पास कितना आवेश होता है, याद हो गया होगा, -6×10⁻⁹ कूलम का। तो आवेश भी है और इसके पास त्वरण भी है जब वृत्ताकार चक्कर में लगाता है। जब इसे त्वरण है तो यह जब त्वरण है तो क्या हो जाएगा, यह जो है तुमको धीरे धीरे विद्युत चुम्बकीय तरंग या विकिरण उत्सर्जित करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर विकिरण उत्सर्जित करने लगेगा तो क्या होगा, इसकी ऊर्जा क्या होते चल जाएगी, घटते चली जाएगी। और इसकी ऊर्जा घटते जाएगी तो यह क्या हो जाएगा, नाभिक में क्या हो जाएगा, कुछ देर के बाद गिर जाएगा। और इसका जहां तक कैलकुलेशन करके देखा जाता है तो नाभिक इस तरह की कक्षा आ जाएगी। देखो ये तुमको, ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमते हुए ये कहाँ चला जाएगा, ये तुमको ये नाभिक में समा जाएगा। इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इस तरह से घूमते हुए यहाँ चला जाएगा। तो ये समझ में आ रहा होगा, सर्पिलाकार होते हुए धीरे धीरे समा जाएगा। और इसमें समय जो है मात्र 10⁻⁸ सेकेंड का लगेगा, जो गणना के आधार पर देखा गया है। अगर ऐसा होता तो मात्र सेकेंड का भी 10⁻8वां भाग में ये क्या हो जाएगा, कहाँ गिर जाएगा, ये नाभिक में इलेक्ट्रॉन घूमते हुए गिर जाएगा। और इस प्रकार क्या होगा, परमाणु में क्या हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन उसी में चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन समा जाएंगे उसी में नाभिक में। तो इस प्रकार से फिर क्या हो जाएगा, फिर तो हमारा तो जो है इलेक्ट्रॉन का मॉडल, जो परमाणु का हम लोग का मॉडल था, वो तो एक प्रकार से क्या होगा, नाभिक में ही से इलेक्ट्रॉन भी चला गया तो धनावेशित भी नहीं हो पाए, तो फिर अल्फा कण अपने से दूर भागेगा कैसे। और इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा जो मॉडल बनाया गया है उससे परेशानी क्या हो जाएगा कि अल्फा कण का जो कि केंद्र से जो दूर की ओर भागता था उसको हम लोग विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार क्या हो गया, ये मॉडल में तुमको क्या होगा, इसका जो था यह एक, तो यह भी कुछ लोग कह सकते हैं ठीक है, अल्फा कण को अगर इलेक्ट्रॉन को गति देने से वह होता है कि मतलब क्या हो रहा है, तुम्हारा गति देने से अगर तुमको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप स्थिर कर दिए, स्थिर करने पर भी यही क्या क्या खींच लेगा, तो हम स्थिर भी नहीं रख सकते हैं। तो दूसरा एक ऑब्जेक्शन ये कर सकता है कोई कि मैक्सवेल ने जो कहा होगा कि मतलब कि त्वरित आवेशित कण विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं, वही गलत होगा। तो यह भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उसके द्वारा प्रयोग करके हम लोग जितने भी विद्युत चुम्बकीय तरंग का निर्माण करते हैं आज भी हम लोग उसी सिद्धांत का प्रयोग करके करते हैं, त्वरित आवेशित कण के द्वारा। और यह प्रयोग के द्वारा पहले भी मतलब कि 1874 में लगभग तुमको कहते हैं हर्ट्ज ने 1875 के आसपास हेनरी हर्ट्ज जिन्होंने पहली बार प्रयोग इसी सिद्धांत के आधार पर त्वरित आवेशित कण के गति के आधार पर विद्युत चुम्बकीय तरंग जो कि उसका निर्माण भी उन्होंने, विद्युत चुम्बकीय तरंग का जैसे उदाहरण तुम समझ सकते हो, विद्युत चुम्बकीय तरंग जैसे कि तुम जो दृश्य प्रकाश देखते हो वो भी तुम्हारा विद्युत चुम्बकीय तरंग, तुम जो सुनते होगे तुम अल्ट्रावायलेट विकिरण, पराबैंगनी किरण, या तुमको अवरक्त किरण, या तुमको रेडियो तरंग जो कि मोबाइल में तुम्हारा जो तरंग आता है, ये सारे किसके उदाहरण हैं, गामा किरण। तो ये सब किसके उदाहरण है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के उदाहरण हैं। तो ये सब का निर्माण जो होता है अभी भी प्रयोगशाला में इसी सिद्धांत के आधार पर होता है। तो इस बात का मतलब है कि अल्फा की वह भी सिद्धांत गलत नहीं हुआ। तो फिर बात क्या रहा, पहले इसको लिख लेते हैं।
1 नंबर में दीजिए। मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार, मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार त्वरित आवेशित कण विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्सर्जित करते हैं। नाभिक के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन विद्युत चुम्बकीय तरंग का उत्सर्जन करेंगे। नाभिक के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन विद्युत चुम्बकीय तरंग का उत्सर्जन करेंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंग का उत्सर्जन करेंगे। उत्सर्जन करने पर वह नाभिक में समा जाएगा। तो ये तुमको एक परेशानी हो गई। अगर उत्सर्जन करता है तो धीरे धीरे नाभिक में ऊर्जा कम होती जाएगी, और विद्युत चुम्बकीय तरंग एक ऊर्जा है, तो ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा घटती जाएगी और वो नाभिक में गिर जाएगा। एक तो ये परेशानी है। दूसरा ये था तुमको कि यह जो है तुमको इलेक्ट्रॉन किस प्रकार की ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन की कक्षा के बारे में रदरफोर्ड मॉडल से जानकारी नहीं मिलती है, से जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो ये जो तुम्हारा है, और दूसरा के तीसरा था एक परमाणु, हाइड्रोजन के परमाणु मॉडल की, परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या ही नहीं करता है। तो जिसकी चर्चा हम लोग खैर यो भी करेंगे आगे, जिसको बोर्ड के परमाणु सिद्धांत में क्या किया गया, शामिल किया गया है। लिखना चाहोगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या यह नहीं कर पाता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं हो पाती है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या यह मॉडल नहीं कर पाता है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की चर्चा हम लोग अभी आगे जस्ट इसको करेंगे। तो पहले तो फिलहाल तो यही हुआ, ये कुछ दोष मैंने लिखा कि एक तो दोष हो गया कि जो कि मैक्सवेल के आधार पर जो विद्युत चुम्बकीय तरंग का इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करना चाहिए तो उसका उत्सर्जन नहीं हो पाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो है उत्सर्जन क्या नहीं कर पाता है, ये नहीं कर पाता है। मैक्सवेल के परमाणु सिद्धांत के आधार पर ये विद्युत चुम्बकीय तरंग का उत्सर्जन किसको करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को करना चाहिए, जो कि नहीं करता है। और इस प्रकार से क्या हो गया, यह मॉडल तुमको, इस मॉडल की ये सब खामियां हैं जो मैंने लिखा, जिसमें कि ऊर्जा के बारे में भी नहीं पता चलता। और तुमको जिस प्रकार से अगर ये इलेक्ट्रॉन मैक्सवेल का सिद्धांत माने तो ये 10⁻⁸ सेकंड में परमाणु क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में चला जाएगा। और यह ऊर्जा के बारे में और साथ साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में इसकी व्याख्या भी ये नहीं कर पाता है। तो इतना तुमको आज जो है तुमको दोनों मॉडल के बारे में पढ़ाई पता चल गया होगा कि क्या क्या दोष है। इस मॉडल के जो दोष हैं इसको दूर करने के लिए हम लोग बोर का परमाणु मॉडल जो आगे है या और भी मॉडल दिए गए हैं उसकी चर्चा हम लोग आगे आने वाले क्लास में करेंगे। और इसी के साथ इस क्लास को अब समाप्त कर रहे हैं।